Good morning, class 11. Today we are continuing with the same chapter, that is circular motion. Last class में हमने डिस्कस किया था about what centripetal force, उसका derivation, and then we talk about how the satellite is moving around the planet. तो उसके लिए भी हमने motion find out किया था and उसका time of revolution find out किया. Right now we are starting another topic that is about motion of a cyclist. Cyclist मतलब साइकिल सवार जब साइकिल चलाता है तो वो स्ट्रेट बैठता है, पर जब कभी उसे मुड़ना होता है तो वो या तो टिल्ट होता है लेफ्ट या राइट. क्योंकि वो टिल्ट हो रहा तो टिल्टिंग होने की वजह से he is bending his complete body with the cycle towards one of the direction. ये जो बेंडिंग हो रही है, इस बेंडिंग को हमें कितने एंगल तक बेंड करना है ताकि साइक्लिस्ट जो है वो गिर ना जाए, वो स्किड ना हो जाए. तो दैट इज आवर कॉन्सेप्ट. तो आई एम कंसीडरिंग दैट कि दिस इज एक्चुअली द नॉर्मल पोजीशन ऑफ अ साइक्लिस्ट. ओके, इसमें चार तरह की फोर्सेस काम करते हैं. सबसे पहला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसे हेल्प करेगा बेंड होने के लिए या मूव होने. तो दैट इज योर mv²/r. ठीक. सेकेंड फोर्स, क्योंकि साइकिल जो है वो रोड पे चल रही है तो वहां पे क्या मिलेगा हमको, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो दैट इज योर सेकेंड फोर्स, force of friction, and that force of friction is taken as small f. तीसरा फोर्स, जो बॉडी उस साइकिल में बैठी है उसका वजन सीधे कहाँ जाएगा, ग्रेविटी के साथ. दैट मीन्स द थर्ड कॉन्सेप्ट इज द वेट ऑफ द बॉडी and that weight will be taken as mg. क्लियर. लास्ट चौथा जो फोर्स है, क्योंकि वजन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो उसका असर कहाँ हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ. तो दैट इज द फोर्थ पार्ट इज योर नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन इज टेकन एज कैपिटल आर. तो ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक साइक्लिस्ट को बताते हैं. अब यदि ये साइक्लिस्ट की बात की जाए तो जो टोटल वेट है वो किस तरफ जा रहा है, वेट इज इक्वल्स टू mg टुवर्ड्स द डाउनवर्ड आर्क. इसका रिएक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर. ठीक. अब मान लेते हैं कि साइक्लिस्ट जो है वो बेंड हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड. मतलब साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड कर रहा है. अब साइक्लिस्ट यदि बेंड करता है तो टिल्ट हुआ, जितने एंगल से वो टिल्ट हो रहा है लेट इट बी थीटा. हम इस वैल्यू को लेते हैं a b c. ठीक. क्योंकि ये टिल्ट हो रहा है तो हम इसका रिजल्टेंट पूरा परपेंडिकुलरली या राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकालेंगे. टिल्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से अपने एंगल को डिस्प्लेस कर रहा है. एंगल चेंज जरूर हो रहा है पर रिजल्टेंट उसका परपेंडिकुलरली ही लिया जाएगा. ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें दो चीजें मिलती हैं, दो फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं. एक मूवमेंट ऑफ कपल हमें मिलता है टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज और जो उसको वापस उसकी पोजीशन पे लाएगा वो कहलाएगा मूवमेंट ऑफ कपल क्लॉकवाइज, क्योंकि वो तिरछा होगा और फिर तिरछा होकर फिर सीधा हो जाएगा. तो दो फोर्सेस काम करेंगे, एक जो उसे टिल्ट करेगा और एक जो उसे वापस लाएगा. तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम ये मानते हैं कि मूवमेंट of couple anti-clockwise is equal to movement of couple clockwise. क्लियर. अब एंटी क्लॉकवाइज क्या फोर्स चल रहा है, क्योंकि बॉडी का वेट पहले सीधे नीचे की तरफ जा रहा था, अब बॉडी का वेट टिल्ट हो गया. तो टिल्ट हो गया मतलब वेट कहाँ आ गया, सी पे आ गया. तो ऐसे कॉन्सेप्ट में मूवमेंट ऑफ कपल हमारा हो जाएगा mg
वो फोर्स के प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। हालांकि आगे का एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन जिसमें मोमेंट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि जो टायर है वो भी टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे समय पे हमारे पास वो फोर्स जो है वो वैल्यू कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r इनटू उसकी टोटल परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे लिए, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर दिस AB। क्लियर? अब इन दोनों रेशियोज को यदि हम बात करते हैं तो हमारी वैल्यू निकालिए, एक CB वैल्यू है और एक AB। हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल से एज्यूम करते हैं। इफ यू एज्यूम दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो हमारे लिए sin थीटा और cos थीटा के अकॉर्डिंगली हम परपेंडिकुलर को कॉमन ले सकते हैं। लाइक considering that triangle ABC is a right angle triangle, ठीक, sin थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा, परपेंडिकुलर क्या हुआ BC, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी AC sin थीटा इज इक्वल्स टू BC। ठीक, ओके, BC बोले या CB बोले एक ही बात। सेकेंड हम आते हैं cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी AC cos थीटा इज इक्वल्स टू AB। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC sin थीटा इज इक्वल्स टू BC, AC cos थीटा इज इक्वल्स टू AB। नाउ AB और BC ये दो वैल्यूज हमें यहाँ दी हुई है, इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। ठीक, तो वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी mg इनटू CB की जगह हम BC की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज योर AC sin थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r इनटू AB। AB की वैल्यू क्या है, AC cos थीटा। क्लियर? AC से AC कैंसिल, M से M कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू v² अपॉन r। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में, g नीचे आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, v² अपॉन rg। इतने एंगल से हम बात कर रहे हैं। sin अपॉन cos का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू v² अपॉन r। इतना एंगल किसी भी साइक्लिस्ट को बेंडिंग के लिए लगता है, यदि इस एंगल से वो ज़्यादा होता है तो ऐसे समय पे वो साइकिल से पूरा स्किड कर जाए, इसलिए उस एंगल तक हम उसकी बेंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। ओके ओके, so the next is about your motion of a car in a plain circular road. Either we can take it as road or track. ठीक है, plain circular road मतलब समतल जमीन है जिसमें आप कार को देखते हैं। ठीक, दो चीजें यहाँ पे खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। अब क्योंकि चक्के जो है वो जमीन से जुड़े हैं तो इनका जो फ्रिक्शन है F1 F2, टोटल वेट ऑफ द कार दैट इज वेट इज इक्वल्स टू mg नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जो सेकेंड फोर्स इसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्मॉल r। ठीक, फ्रिक्शन का रिलेशन जो है वो
दोनों तरफ से कार पे पड़ रहा है, पर उसका जो रिजल्टेंट है वो हम टोटल लेंगे। मतलब ये कि यदि हम F निकालना चाहते हैं तो दैट शुड बी F1 प्लस F2। फ्रिक्शनल फोर्स हम निकालते हैं म्यू इनटू आर से। तो ऐसे समय में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल F इज इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस R2। मतलब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, R। ये रिजल्टेंट जो है वो कौन बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ। तो दैट मींस R इज इक्वल्स टू mg है। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बिकम म्यू mg के बराबर। किसी भी कार को या किसी भी फोर व्हीलर को यदि किसी सर्कुलर ट्रैक में मुड़ना है तो वो मैक्सिमम कितने एंगल तक अपने आप को टर्न कर सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो दैट मीन्स म्यू mg should be more than equals to mv square upon r। ओके, m से m कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दैट वी विल बी गेटिंग म्यू rg लेस देन इक्वल्स टू v स्क्वायर। v की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज अंडर रूट म्यू rg लेस देन इक्वल्स टू v। तो इट शुड बी लाइक दैट कि यदि आप इस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो आपकी कार की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अंडर रूट वैल्यू के से ज्यादा होनी चाहिए। यदि इससे कम हुई तो वो गाड़ी पलट जाए। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज इफ अ कार टेक्स अ टर्न विद अ स्पीड मोर देन v max, तो v max के लगभग बराबर होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू। तो हम ये मानते हैं कि इट शुड बी v max, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड यदि हम बात करें तो दैट शुड बी अंडर रूट वैल्यू ऑफ म्यू rg। ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। यदि इस स्पीड से वो ज़्यादा होता है तो गाड़ी जो है वो स्लाइड कर जाएगी, वो मुड़ जाएगी एंड इट विल स्लाइड एंड विल मूव आउटवर्ड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। वो सर्कुलर ट्रैक से ही बाहर निकल जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। क्लियर? सेकेंड हम आते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट व्हाट यू कॉल्ड एज थर्ड वन, दैट इज motion of a car in a bank road। बैंक रोड का मतलब क्या होता है, ऐसी रोड जो प्लेन नहीं है, जो थोड़ी सी टिल्टेड है। जैसे आपके जो होते हैं जहाँ पे एथलीट्स वगैरह रन करते हैं, है ना, तो जो स्टेडियम वगैरह होते हैं, स्टेडियम की जो ज़मीन होती है वो कभी समतल नहीं होती, वो इनसाइड द सर्कल वो अंदर टिल्टेड होती है और जैसे जैसे सर्कल के बाहर जाते जाओगे तो वो उठती जाती है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि जो एथलीट दौड़ने की तैयारी करते हैं तो एक आगे रहता है, फिर एक पीछे रहता है, एक पीछे रहता है। हमें ऐसा लगता है कि आगे पीछे क्यों है, बट दैट इज नॉट द कंडीशन। उनका सरकमफेरेंस सबका एक ही रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन उसे हम बैंक रोड कहते हैं। अब बैंक रोड की कंडीशन जो है वो ये कहती है कि सपोज अगेन दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक, ये हमारी प्लेन सरफेस है, और जब एक बैंक रोड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उठा हुआ है। लेट दैट एंगल विद व्हिच इट इज हैड बीन अप्रेज्ड वो एक इतनी है। यहाँ पे एक कार हमने रखी, ठीक, तो जो टोटल वेट है उस कार का, वो वेट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, mg, दैट इज द वेट। क्योंकि कार एक सर्कुलर ट्रैक में रन कर रही है तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस तरफ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। दूसरी बात, इसका रिजल्टेंट जो बनेगा, क्योंकि कार कैसी है, तिरछी रखी है, तो ऑब्वियसली यदि हम इस पॉइंट को और ऊपर ले आए तो वैल्यू क्या होगी कि हमारा जो रिजल्टेड एक्चुअली जो वेट है वो लग रहा है नीचे, पर जितने
प्लेस हुआ है, ठीक। तो उस वेट के रिजल्टेंट को हम देखेंगे। ये वेट का असर कौन कर रहा है? रिजल्टेंट आर। ओके, तो ये रिलेशन यदि आप देखते हो तो रिजल्टेंट जो है वो किस तरफ मुड़ रहा है? अंदर की तरफ, है ना। पर क्योंकि गाड़ी तिरछी रखी हुई है तो इसका असर कहाँ पे मिलेगा हमको? दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट यदि ऊपर आर हमें मिलता है, दैट इज ऑन द डायगोनल, तो दैट मीन्स द एंगल विल बी योर थीटा, ठीक। ये थीटा का लगा हुआ हिस्सा है, तो दिस विल गिव यू द आर कॉस थीटा फैक्टर, और अंदर की तरफ जो आ रहा है वो मिलेगा आर साइन थीटा। क्योंकि चके और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन भी इस पे असर करेगा, और ये वैल्यू को यदि हम यहाँ से निकालें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका रिजल्टेंट ये बना। तो इसका मतलब जो लोअर पार्ट में हमें फ्रिक्शनल कंपोनेंट मिल रहा है वो मिल जाएगा F साइन थीटा, F साइन थीटा, और अंदर की तरफ जो आ रहा है वो मिल जाएगा F कॉस थीटा। तो इसको याद करने का भी तरीका ये है कि यदि रिजल्टेंट ऊपर कॉस थीटा का कंपोनेंट बना रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स F साइन थीटा का नीचे बना रहा है, ऐसे उसे याद किया जा सकता है। दे आर ऑलवेज ऑपोजिट। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट्स रिलेशन में हमारे पास कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे जो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है वो है आर कॉस थीटा, इसे बैलेंस कौन कर रहा है? एक तो वेट दैट इज mg, और दूसरा उसे बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F साइन थीटा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इनवर्ट डायरेक्शन पे यदि हम बात करें तो इनवर्ट कौन आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू अंदर की तरफ r साइन थीटा प्लस F cos थीटा। सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो वो हो जाएगा r cos थीटा माइनस F साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक। अब सेम इसी फैक्टर को नीचे रखेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय इट एंड इट विल बी r साइन, सॉरी ये हमने पहले इसको क्लियर किया, ठीक। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा है mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg विच इज इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस F cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस F साइन थीटा। m से m कैंसिल, r यहाँ पे फ्रिक्शनल वैल्यू रखेंगे, v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस म्यू r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस म्यू r साइन थीटा। इसमें r कॉमन लिया जा सकता है ना। तो यदि आप r कॉमन लेते हैं तो r कॉमन हो गया, r कैंसिल आउट भी हो जाएगा। नाउ इट विल बी v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल्स टू, अब पूरे कंपोनेंट, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करो, cos थीटा से डिवाइड करें तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस म्यू अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। दिस इज पर्टिकुलर रिलेशन जिसमें आप r को इधर ले आओ तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इनटू rg। तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इनटू rg। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमें मिलेगी। ओके।